तो देखते हैं अपना 30th क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये जो है ना, ये इथाइलिन दिया है। बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इथाइलिन का फॉर्मूला जो है सही से नहीं लिख पाते हैं। तो देखिए इथाइलिन जो है, इसीलिए ये दिया गया है, इथाइलिन जो है वो ETHYLENE है, ये है, ठीक है ना। ये इथाइल जो है ये वर्ड रूट को बताएगा और ENE जो है ना ये आपको नेचर बताएगा। तो ये ध्यान रखना इसका, इथाइलिन जो है, इथाइलिन जो है ये C2H4 होगा, ना कि C2H2। बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखें। तो C2H4 करना है, C2H2 नहीं करना है इथाइलिन के अंदर। तो अगर मैं इथाइलिन देखूं C2H4 है, तो मैं मान लेता हूं इथाइलिन जो है वो C2H4 है। तो इसका कंप्लीट कंबशन मुझे करना है। कंप्लीट कंबशन के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन मुझे लिखना है। तो पहले कंप्लीट कंबशन लिख लेते हैं। तो कंप्लीट कंबशन के अंदर क्या होगा, ये C2H4 गैस प्लस O2। तो हाइड्रोकार्बन जब भी चलता है ना, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रोडक्ट बनाता है, एक CO2 होता है और एक H2O होता है। CO2 जो है उसमें गैस है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने से हमें स्टोकियोमेट्रिक जो है कोफिशिएंट पता लग जाएंगे और इनके बीच में रिलेशन पता लग जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करें, इसके अंदर कार्बन 2 है यहाँ, और यहाँ पर भी कार्बन 2 कर देते हैं। जब कार्बन 2 कर दिया, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब जो है कार्बन और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। उधर ऑक्सीजन अगर आप देखें 2 2 4 4 2 6 है, तो वो उधर तो 6 ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास 2 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 6 ऑक्सीजन। अब जो है वो सब बैलेंस है। कभी भी आप जो कैलकुलेशन करें वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही करना चाहिए आपको, ताकि उससे आपको एक रेफरेंस पता लग जाता है, एक आइडिया पता लग जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो है ये मोल्स का रेशियो है। तो एवोगाड्रोस लॉ के हिसाब से इक्वल मोल्स ऑफ all the gases contains equal number of molecules और equal volumes of all the gases contains equal number of molecules। या equal volume है तो moles का भी रेशियो वही होगा। गैसेस के केस में अगर वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ मोल जो है ये 1 है और यहाँ पर जो मोल जो है वो 3 है। मोल जो है ये 3 है, यहाँ पर मोल जो है वो 2 है, मोल जो है ये 2 है और यहाँ पर मोल जो है ये 2 है। यहाँ पर भी जो है ये मोल जो है 2 है। हम जो है वो गैसेस के लिए ज्यादा कंसर्न है, तो गैसेस केस में लगता है। तो अगर ये 1 लीटर है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ जो है ये सॉरी वॉल्यूम में नहीं दिया हुआ है, ये मास में दिया हुआ है, तो मैं इसको मास में ही लूंगा, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो 1 मोल जो है, इसका मोलर मास देख लेते हैं। तो मोलर मास 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 ये हो गया 28, तो 28, ये 28 ग्राम। तो ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन 32, 32, O2 का 32 होता है क्योंकि 3 है, तो 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96। तो ये 96 ग्राम हो गया, 96। तो मुझे सिर्फ इथाइलिन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो ही देखना है, मुझे CO2 O2 से लेना देना नहीं है, बाढ़ में जाना। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब 28 ग्राम के लिए ये 96 ग्राम चाहिए, तो 28 किलो के लिए 96 किलो होगा। जिस हिसाब से इसकी यूनिट बदलेंगे उसी हिसाब से इसकी यूनिट बदलेंगे, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम ही रखना है आपको। तो 28 ग्राम के लिए 96 ग्राम, तो 28 केजी के लिए अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में केजी दिया हुआ है तो उस हिसाब से मैं अपना मॉडिफिकेशन कर लूंगा। तो यहाँ पे 26 केजी, 28 केजी के लिए केजी अगर ले लें तो ये भी केजी आ जाएगा। तो 2.8 केजी के लिए 9.6 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर ये हमारा ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उनको फास्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो है टाइम सेव हो जाए। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है वो, लेकिन वो जब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर जल्दी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मोल्स का रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। कंबशन रिएक्शन के अंदर जनरली पूछता है, तो कंबशन जनरली बैलेंस करके आपको ये पता होना चाहिए CO2 और H2 है, इनके बीच में इथाइलिन का फॉर्मूला जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वाइलिन कर देते हैं। वाइलिन मतलब वो एल्काइन से कर लेते हैं, तो उससे अलग आंसर आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एल्कीन है, तो एल्कीन के केस में ये O2 बैलेंस कर लिया, फिर ये देखा कि ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है, तो मास से कर दिया। ऐसे 28 ग्राम है तो 96 ग्राम, तो 28 केजी तो 96 केजी, 2.8 केजी तो 9.6 केजी, उसी हिसाब से कर दिया, तो सीधा आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये 30 सेकंड्स का क्वेश्चन ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ CP/CV। अब देखो ये जो CP/CV है ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है मोल कॉन्सेप्ट में डाल दिया। जैसे आपको बताया, जो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से प्रीएम्बल है पूरी केमिस्ट्री का। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सभी जगह से फॉर्मूले और एप्लीकेशन यूज करके ये बनाया जाता है। तो CP/CV क्या होता है,
तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो गैसेस के लिए है, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो भी गैसेस के लिए है। तो इनका जो रेशियो होता है ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, गैसेस की एटॉमिसिटी के लिए। तो Cp/Cv जो होता है गामा होता है। अभी मैं इसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो है मैं मोल कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन को करना कैसे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो ड्रॉपर है उनको तो पता ही है, Cp/Cv जो है वो Cp/Cv ये गामा होता है, गामा एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। गामा जो है वो अलग अलग गैस के, वो एटॉमिसिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। तो गामा जो है वो यानी कि Cp/Cv ये अगर मोनो एटॉमिक अगर है तो उसके लिए, मोनोटॉमिक गैस है, अगर मोनोटॉमिक गैस है तो उसके लिए 1.6 होता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1.6 होता है। और अगर ये डायटॉमिक है, अगर ये डायटॉमिक है, गामा जो है Cp/Cv ये अगर डायटॉमिक है, डायटॉमिक है तो 1.4 होगा, 1.4 होगा। और गामा जो है वो अगर ट्राइएटॉमिक गैस है तो Cp/Cv ये आ जाएगा आपका ट्राइएटॉमिक के लिए, ये 1.3 आ जाएगा। तो ट्राइएटॉमिक के लिए याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं, 1.3। अब होता यह है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो ये रेशियो 1 से तो बड़ा आएगा। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, याद करने के लिए बस बता रहा हूं ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत भेजे में घुस जाए। तो Cp जो है वो हमेशा बड़ा होता है Cv से, तो Cp/Cv अगर हम करेंगे तो 1 से बड़ा ही फ्रैक्शन आएगा, तो 1 तो रहेगा। अब ये क्योंकि ये ट्राइएटॉमिक है तो 1.3, डायटॉमिक है तो 1.6, मोनू है तो ये 6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। मोनू 1.6 का लेना, तो मोनोटॉमिक के लिए 1.6, डायटॉमिक के लिए 1.4 और ट्राइएटॉमिक के लिए 1.3 आएगा, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये 1.4 दे दिया, मतलब Cp/Cv का जो रेशियो है इसने खुद ही दे दिया 1.4 है, तो इससे इसने इंडिकेट कर दिया कि डायटॉमिक गैस की बात कर रहा है। तो डायटॉमिक गैस की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ इट। तो पूछ रहा है कि अगर Cp/Cv का रेशियो 1.4 है तो इंडिकेट कर दिया इसने, क्वेश्चन के थ्रू इंडिकेट कर दिया कि डायटॉमिक गैस की बात कर रहा है, और डायटॉमिक गैस का अगर वॉल्यूम 11.2 है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो 11.2 का मतलब हाफ मोल हो गया, 11.2 लीटर्स। तो हमें पता है, तो इससे अभी मैं डेटा ये यहां से डिलीट कर देता हूं, डिलीट, ये डिलीट कर दिया, मोनू सबको भगा दिया। मोनोटॉमिक के लिए Cp/Cv 1.6, डायटॉमिक के लिए Cp/Cv 1.4 और ट्राइएटॉमिक के लिए Cp/Cv 1.3, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो है ये इसने इंडिकेट कर दिया है कि ये जो है ये मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए बात कर रहा है। तो डायटॉमिक गैस, तो Cp/Cv इज इक्वल्स टू 1.4, सो इट इंडिकेट्स इट इज अ डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस के लिए बात कर रहा है। अब डायटॉमिक गैस है, अब बोल रहा है कि 11.2 लीटर गैस है, 11.2 लीटर गैस है, तो हमें पता है 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल होता है। तो 22.4 लीटर, 11.2 लीटर जो है ना ये हाफ मोल हो जाएगा, हाफ मोल के अंदर हाफ मोल गैस हो जाएगा, हाफ मोल गैस। अब हमारी गैस जो है वो डायटॉमिक है, तो मैं बोल सकता हूँ 11.2 लीटर इक्वल टू हाफ into Na, एवोगाड्रो नंबर ऑफ डायटॉमिक गैस, जैसे O2 मान लें, इनटू डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, अब वो एटम की बात कर रहा है, तो एटम के अंदर एक डायटॉमिक गैस में एटम के 2 होते हैं नंबर, तो डायटॉमिक गैस। अब मैं इसको मिटा के इसमें फिर 2 कर देता हूं, इनटू, इसमें मिटा के मैं इसमें 2 कर देता हूं, तो 2 एटम हो जाएगा, 2 एटम्स, क्योंकि एटम ही पूछ रहा है तो एटम है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा Na, तो मतलब क्या हो जाएगा Na, तो ये Na ही हो जाएगा इसके अंदर, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ जो है एटम्स हो जाएंगे। अगर आप आधा मोल ले रहे हो डायटॉमिक का तो उसके अंदर एटम्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। अगर आप 1/3 ले रहे हो ट्राइएटॉमिक का तो उसके अंदर एटम जो है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 1/3 इंटू 3 दैट इज 1, 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, तो ये 1 मोल हो गया, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन 45 मिनट्स इसके अंदर लगना चाहिए थे क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो है ये 1 cc जो है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, cc को ml भी बोलते हैं। 1 cc ऑफ N2O NTP कंटेंट्स, मतलब इसने जो है वो देखो क्या है, जैसे कोई भी है, अब इसने जो है ये घुमा के ट्राइएटॉमिक गैस दी 1 cc यानी 1 ml बोल रहा है। 1 ml है मेरे पास किसका, N2O का, N2O क्या है, ट्राइएटॉमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस। तो इसके अंदर देखो
पार्टिकल्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, पहले ऑप्शन देख लें कितना है। तो हमें पता है 22400 ml, 22400 ml इज इक्वल्स टू, एटम्स बोल रहा है तो 3Na हो जाएगा क्योंकि ट्राई एटॉमिक है। 22400 ml का मतलब 1 मोल N2O और 1 मोल N2O में 3Na हो जाएगा क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक गैस है। एटम्स पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना, एटम्स। तो फिर 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml इज इक्वल्स टू 3/22400 इंटू Na, Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/22400 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या करा है, ये 2 जो है ये कैंसिल कर दिया और यहाँ पर ये 21 हो जाएगा पावर, 21 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो अब जो है इसको और कैंसिल कर लेते हैं, तो 18, तो ये 6 3 18 हो गया, इसको 6 ही मान लो आप, शार्प शूटर ना बने, सिंपल सा करें, इक्वल टू 6 3 18, 18 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 22/4, ठीक है। अब इसको डेसिमल को यहाँ खिसका दें तो ये 22 हो गया, ठीक है वापस से। तो मतलब पहला ऑप्शन जो है ये सही है कि इसके अंदर इतने ही एटम होंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि मुझे पता है 22400 के अंदर जो है मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल तो एक ही होगा, मतलब मॉलिक्यूल तो Na के बराबर ही होगा। तो मुझे पता है 22400 ml, 22400 ml इज इक्वल्स टू 1 मोल गैस, 1 मोल N2O, 1 मोल N2O मॉलिक्यूल, तो 1 मोल मतलब 6 पॉइंट, तो 22400 ml is equals to 6.022 into 10 to the power 23 N2O molecules। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml is equals to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 22400, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी सही है, बी इज ऑल्सो सही। तो ए और बी आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ये डी ही होगा आंसर हमारा, क्योंकि ये तो नीट का क्वेश्चन है और जेई का तो है नहीं। तो अगर मैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या है कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7, तो 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें तो N2O के इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करें तो 7 + 7 + 8 8 7 7 14 और 8, तो कितना हो गया 32, ठीक है, 14 और 8 6, हाँ 32 हो गया। तो 32 इलेक्ट्रॉन है, ये 32 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल गैस में यानी 22400 ml में 22400 ml में 32 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो और 1 ml की बात करें तो 1 ml में कितने होंगे, पेन बदल लेते हैं, 1 ml की बात करें तो 1 ml में कितने होंगे 32/22400 इंटू Na यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 इन्होंने काट दिया, ठीक है 22400, तो 1 0 से ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो 6 3 18, ठीक है लगभग उतना ही आएगा। तो 0.32 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 का 2 से लगाए 18 और 1 19, ठीक है। तो लगभग ऑप्शन उतना ही आएगा, 1.9 या 1.3 के आसपास ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो 7 7 14 32 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, असंभव हो गया, असंभव गलती हो गई, असंभव, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलती हो गई, हाँ कैलकुलेशन में गलती हो गई है जल्दी में, ठीक है। तो 7 + 7 7 7 14 + 8, तो 14 + 8 तो ये 22 होगा, 32 नहीं होगा 22 होगा। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये हो जाएगा 22 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22400, ये हो गया। तो इसको कैंसिल कर दिया, तो 6.022 इंटू 22, ये इसको 6 ही मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.22 इंटू 6, 6 दूनी 12 का 2 वहाँ से लगाया, 6 दूनी 12 13, 1.32, ठीक है 1.32 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.32 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी आप देख के करिए, जैसे मैं करता हूँ वैसे मत करिए,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर सभी हो गया, तो इसके मतलब इसके अंदर सारे हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर्स गैस विल बी नियर S2, मतलब डेंसिटी पूछ रहा है। अब हमें पता है कि एसटीपी पर, एसटीपी एसटीडी नहीं है, एसटीपी है, तो एसटीपी पर जो 1 मोल CCl4 वेपर की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है 22,400 ml होता है, 22,400 ml। और इसका 1 मोल का अगर मास देखूं तो मास के हिसाब से कितना हो जाएगा, एक कार्बन का हो जाएगा 12 और 35.5 इंटू 4, तो 35 ये हो जाएगा 71 इंटू 2, 7 दूनी 14, 142 वैसे कर लेते हैं, इसमें 4 से कर लेते हैं, 5 20 का 0 हाथ से लगे 2, 5 20, 2 22 का 2 हाथ से लगे 2, 4 3 13 14, 142, तो 142 2 2 4 4 1 5 1, तो इसका जो मोलर मास आया 154 ग्राम्स आया। 154 ग्राम जो है वो 22,400 ml कवर करता है। तो इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाएगा 154 ग्राम पर ml 22,400, ठीक है, तो ये ग्राम पर लीटर है, तो 22.4 कर देते हैं, ग्राम पर लीटर हमने जो निकाला ग्राम पर ml है, तो ये 22.4 हो गया, 22.4, ठीक है, ये ग्राम पर लीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, तो ये लगभग 4.57 के आसपास आएगा, क्योंकि 22 है ना, 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 से तो कम ही होगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन, 22.4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 20 के 2 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 दोबारा का 2 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 11, 11.2, 112 हो जाएगा। 22 5 20 का 0 से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 दोबारा का 2 से लगा 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 112, तो ये हो जाएगा फिर 6 के आसपास, क्योंकि हमारा 154 है, ठीक है, 6 के आसपास देख लेते हैं। तो 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 से लगा 1, 6 दूनी 12, 12 13 और हमारा 1, हाँ तो ठीक है 6.87 आंसर हो जाएगा, ठीक है 6 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो ये बच गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वो हमारा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर डेंसिटी निकालना था, डेंसिटी एसटीपी पर हमें जो पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमें पता है, और उसी गैस का मोलर मास कर दिया, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी निकल आएगा, वो कैलकुलेशन करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे इसमें से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 जो है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर ये देख लें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन दिस, तो इसमें 2 का दिया हुआ है, एलिमेंट 3 दिए हुए हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो 2 का दिया हुआ है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज जब भी होता है तो 100 होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 38, पेन सही नहीं है, दूसरा ले लो, 38.71 प्लस 9.67, ये आ जाएगा 7 और 1 8, 6 12 13 3 हाथ से लगा 1, 9 10 8 18 8 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 48.38, ये टोटल आ गया। आप 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन दे देगा -100, 48.38, तो 100 में से माइनस कर दिया 48.38, ये आ जाएगा हमारा 0 0, 10 में से 8 के बचे 2, और ये 9 में से 3 के बचे 6, और ये 9 में से 8 के बचा 1, और 9 में से 4 के बचे 5, 51 10, ठीक है, 6 3 9 10 16 8 9 10 ठीक है, 51.62% जो है ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसने नहीं भी दिया है तो भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा, नहीं देगा तो निकलेगा नहीं क्या। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है ये 51 सॉरी, ऑक्सीजन जो है ये 51 ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है ये ऑक्सीजन इजिकल्स टू 51.62 है, 51.62 जो है ये ऑक्सीजन आ गया, सबका परसेंटेज आ गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये है EMPR, 4 हैं इसके अंदर स्टेप। अब 4 कैसे हैं कि E का मतलब है एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो लिख लो। तो पहले मैं इधर एलिमेंट लिख लेता हूँ, जैसे एलिमेंट यहाँ पर है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इनका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। तो ऐसे टेबल बनानी है आपको। परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का कितना है, तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 38.71% है कार्बन का। और हाइड्रोजन का कितना है, अब हाइड्रोजन का जो है ये है 9.67 है।
और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का है 51.62। ये तो एलिमेंटल कंपोजिशन आ गया। ई का मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। अब एम का मतलब है एलिमेंटल कंपोजिशन डिवाइडेड बाय उस एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का कितना है 38.71 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा। EMPR आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये आ गया 9.67 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ गया 51.62 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया। तो एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो ये 12×36, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 38.71 डिवाइडेड बाय 12, तो 12×36, तो ये 2 और 7, 12×24, 3.2, तो 12×24, और ये 3, 1, 12×36, तो 3.22 आया ये, 3.22। पी का मतलब है जो रिलेटिव, जो इनका जो आंसर आया ये पी है। तो इधर 9.67 ही आएगा, और इधर आएगा 51, इसको 51.62 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 3 48, 48, और 8 में से 1 गया, 11 में से 8 गया, बचे 3 36, तो 16 दूनी 32, ये 32, और ये भी 3.22 आ रहा है। तो ये भी 3.22 के आसपास आ रहा है। अब इसमें से जो लीस्ट नंबर है वो आप देख लेंगे। लीस्ट नंबर जो है 3.22 ही है। उस लीस्ट नंबर को फिर ये रिलेटिव रेशियो निकाल लेंगे। आर का मतलब है ये रिलेटिव रेशियो। तो इन सब का रिलेटिव रेशियो क्या आ जाएगा, 3.22 डिवाइड बाय 3.2, लीस्ट जो है उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, ऐसे ही 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, तो ये तो आ जाएगा आपका 1, ये 1 आ गया, ये भी कैंसिल होके ये 1 आ गया, ठीक है। अब 9.67 इन डिवाइड बाय 3, ये 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7, 3 दिया ना, तो ये लगभग 3 आ जाएगा। तो मतलब जो कार्बन है उसका 1 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 हो गया। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, और ऑक्सीजन का 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा CH3O। तो EMPR से आप याद करोगे तो उसमें क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा लेंदी है, और उसको आप टेबल बना के करो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सी बुक्स में टेबल में दिया हुआ है, NCERT में भी टेबल में दिया हुआ, तो वो अच्छा तरीका है। तो उसको याद कैसे, EMPR मतलब 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एलिमेंटल कंपोजिशन लिख लोगे, एलिमेंटल कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, उसके बाद जो है वो आपको एक प्रोडक्ट देगा, मतलब इनका जो है इनका प्रोडक्ट देगा, उन प्रोडक्ट के रिलेटिव रेशियो निकाल लोगे, और वही जो है ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा आपको, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। EMPR से आप अगर आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। इनग्रेस आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है। इनग्रेस को सब्सक्राइब करते रहिए, इनग्रेस को प्रमोट करते रहिए, और इनग्रेस का भला करते रहिए, ताकि आपका भला होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ Fe इन पेरोक्सीडेस एनहाइड्रेस एंजाइम। पेरोक्सीडेस एनहाइड्रेस एंजाइम ये नीट के बच्चे जानते हैं, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं इसको। ये एक एंजाइम है। अब इसके अंदर जो दिया हुआ है जो परसेंटेज Fe मतलब सिलेनियम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये 0.5% बाय वेट है, और एटॉमिक वेट जो है वो Fe का 78.4 दिया हुआ है। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेरोक्साइड। अब मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब वही है कि अगर सबसे कम एटॉमिक वेट भी है तो Fe का कितना होगा, कम से कम 1 एटम तो होगा ही होगा, कम से कम 1 मोल एटम तो उसके अंदर होगा ही होगा। उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है कि एटम जो होते हैं वो मोल, यूनिट ऑफ मैटर इज मोल। हम मोल को जनरली जो है वो कंपाउंड में जो हम मोल्स लेते हैं उसके अंदर एटम भी मोल्स में होते हैं। तो अब मैं मानता हूं कि एक जो है वो पेरोक्सीडेस जो मोल है उसके अंदर 1 मोल तो सिलेनियम कम से कम होगा। तो यहां पर ये है। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो मैं पूछता हूं कि सिलेनियम जो है कम से कम 1 मोल तो होगा। मतलब सिलेनियम अगर 1 मोल है तो कम से कम अपना वेट 78.4 तो टोटल में कंट्रीब्यूट करेगा, और वो 78.4 टोटल का जो है वो 0.5 बैठता है। तो आपको पता है परसेंटेज कंपोजिशन जो है, परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, ये होता है। अब यहां पे परसेंटेज कितना है, परसेंटेज 0.5, इसी फॉर्मूला को ले ले, 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन कितना है, तो कम से कम इतना तो होगा 0.5 टोटल का जो है ना, मतलब सिलेनियम अगर 1 मोल भी होता और सिलेनियम का एटॉमिक वेट 78.4 है तो वो टोटल में इतना कंट्रीब्यूट करता, मतलब 78.4 टोटल का इतना परसेंटेज 0.5।
तो ये गिवन हमारा आ गया 78.4 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इनटू 100, ये आ गया। अब टोटल मॉलिक्यूलर वेट हम देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का कितना आ जाएगा, तो 78.4 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 है ना, तो ऊपर से 0.5 को हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8, और ये 8 दूनी 16 का 6, ऐसे लगाए 7 दूनी 14, 14 का 15, 156 इंटू 10 की पावर 2, 156 इंटू 10 की पावर 2, तो पावर एडजस्ट करना है बस। तो ये मतलब ये आ गया इधर 2, तो ये आ जाएगा 1.56, पावर को एडजस्ट करना है। 2 डेसिमल आप आगे खिसकाओगे तो पावर 2 पॉजिटिव बढ़ जाएगी, तो 2 तो था ही पहले, 2 और बढ़ गया, तो 1.56 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, अगर आपकी हैबिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CHO, फिर वो चो कर रहा है बार बार, ठीक है, तो बार बार चो करता है, तो इसमें जो है वापस जो है C जो है और H जो है, इन दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया और O का नहीं दिया, तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और 100 से माइनस कर देंगे। जल्दी से कर लेते हैं, 40 और बटा प्लस 6.66, तो ये हो गया आपका 00, तो 6 6 6 और ये 4, 46.66, और 100 में से माइनस कर दें ताकि हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा। तो 46.66, तो 10 में से 6 के बचे 4, और 9 में से 6 के बचे 3, और 9 में से 6 के बचे 3, और 9 में से 4 के बचे 5, तो 53.34 जो है ऑक्सीजन। तुम नहीं भी दोगे जब भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम इन ग्रेस के बच्चे हैं। 53.34%। भैया देखते रहना, गलती हो सकती है जल्दी जल्दी में कर रहा है, ठीक है। तो ये EMPR हो गया, EMPR ये हो गया। अब EMPR वापस से, E मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन को देख दूसरे कलर में। एलिमेंटल कंपोजिशन हमारा क्या है, कार्बन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। दिख रहा है नीला, नीला दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं कलर, कलर ब्लाइंडनेस है हमको, ठीक है। तो ये कार्बन, कार्बन का एलिमेंटल कंपोजिशन कितना है, 40 लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6.66 है, और ऑक्सीजन का कितना है 53.34, ये आ गया। अब उनके एटॉमिक मास से उसे डिवाइड करते हैं, तो 40/12, और ये 6.66/1, और ये 53.34/16, ठीक है, 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 40 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे करते हैं सॉल्व, रफ पेज। तो 40 डिवाइडेड बाय 12, 12 तीन 36, 36, फिर ये 4 बैठ गया, तो 3.33 आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आ गया 3.33, इसका 6.66, और ये 53.34, इसको भी 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 3 48, 16 3 48, तो ये फिर वापस से 8 5 13, 53, तो 3 भी फिर 3.33 आ गया। 3.33। अब जो लीस्ट जो मल्टीपल है, जो लीस्ट डिविजर है, लीस्ट जो नंबर है, उससे सबको डिवाइड कर देंगे, लीस्ट कॉमन डिविजर से सबको डिवाइड कर देंगे। 3.33 डिवाइड बाय 3.33, और 6.66 डिवाइड बाय 3.33, और ये 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। अब ये मैं करता रहूँगा जिंदगी भर, 3.33, 2 और ये 1, तो 1, तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, और ऑक्सीजन हो गया 1। कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी मेरे लिए तो हलवा था, लेकिन आपके लिए बलवा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। EMPR आप ध्यान रखना, एम्पेरिकल फार्मूला के जो क्वेश्चन है ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 11th में भी आते हैं। 11th के बच्चे जो है वो भी यहाँ इंग्रेस में आगे फीस दे सकते हैं फ्री में, और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे